चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज खिताब भी करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि धरने के लिए दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर की बात नहीं की, इस बार मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस बार यह मामला धमकियों से दबने वाला नहीं है। स्पीकर के इक़दाम ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बनी गाला में मीडिया से बात कर रहे थे और इमरान खान आज कौमी असम्बली भी जाएंगे। कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, और इमरान खान आज कौमी असम्बली में खिताब भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धरने के लिए दीगर जमातों से मुशावरत करेंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ के घर की बात नहीं की है। इस बार मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ इमरान खान का यह भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं और इस बार यह मामला धमकियों से दबने वाला नहीं है। स्पीकर के इक़दाम ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ये साथ हमारे इस्लाम अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इस साल बाद ये भी इलेक्शन की बात है। इसी दुनिया में होता है, सारी ज़िम्बाब्वे के सारे होते हैं। इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं आती। साफ और शफाफ इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए साफ और शफाफ ऑपोजिशन भी साफ और शफाफ। हिंदुस्तान के अंदर जो हारने वाली पार्टी होती है वो तस्लीम कर दिया है इलेक्शन हम हार गए हैं साफ और शफाफ। पाकिस्तान के अंदर आप तारीख उठा के देखते हैं कि कितनी दफा ऑपोजिशन क्लेम करती है कि साफ और शफाफ था। पूरा गाला में इलेक्शन हुआ है, 40 फाइंडिंग्स हैं इलेक्शन कमीशन की, और टीवी के ऊपर चल रहा है कि किस तरह रिगिंग की जा रही है। टीवी के ऊपर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कभी जब किसी को सच्चाई नहीं मिलेगी, जब कमीशन किसी को जो कि जुर्म करता है उसको आप सजा नहीं देंगे। आज जितना मर्जी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कर दें, कितनी मर्जी कमेटी बनाते हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की, जब कानून की बालादस्ती कायम करके कानून टूटता रहेगा। तो नंबर 1 तो ये इलेक्शन कमीशन। नंबर 2 जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा मतलब है। सिंगापुर के अंदर जो ली कुआन यून ने चेंज किया सिंगापुर को फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड, उसके अंदर उसने एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के अलावा कि उसने जो अपनी मैप थी वहां की, उसने 3 सिटिंग मिनिस्टरों को पकड़ा। यानी कि गैर जानबदार थी, गवर्नमेंट थी, तो 3 सिटिंग मिनिस्टरों को ना पकड़, जिसकी वजह से सिंगापुर की करप्शन पीछे गई। जब करप्शन पीछे गई तो मुझसे तक किया। अभी जो एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, उसके जो चीज स्टैब्लिश हुई वो ये कि करप्शन एक वाहिद चीज है की वजह से ग्रोथ रेट नीचे जाती है, अमीर गरीब में फर्क पड़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से पैसा निकल के, मैं कोट कर रहा हूं IMF के हेड को क्रिस्टीन लगार्ड को, कि बिग टिकट प्रोग्राम्स के ऊपर पैसा खर्च होता है बजाय के इंसानों के ऊपर, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट नीचे चली जाती है और बिग टिकट प्रोजेक्ट जिनसे कमीशन चली जाती है और बिग टिकट प्रोजेक्ट जिनसे कमीशन कमाई जाती है वो सिर्फ बनाए जाते हैं पैसा बनाने के लिए, सोर्सेज डाइवर्ट हो जाती है इंसानों से। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इन्वेस्टमेंट करप्ट इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सस्ता ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो मलेशिया में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ में इन्वेस्ट करते हैं। उनका पैसा अरबों डॉलर है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। और अगर आप उनसे पूछे तो नंबर 1 चीज कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन इन्वेस्टमेंट पर डिटर्रेंट है। लिहाजा सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो रोजगार किधर से? जो डेमोक्रेटिक होती है उनका काम ही होता है चेक करना करप्शन को, और स्पेशली एक गवर्नमेंट के ऊपर बैलेंस है। जो FBI होते हैं,
प्रेस है वो टोटली इंडिपेंडेंट अदारा है, किसी को इंडिपेंडेंट अदारा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेके किसी को बख्शता नहीं है, क्योंकि वो ऑटोनमस है, कानून के ऊपर चलता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जो पुलिस है, पुलिस के अंदर किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होती, विक्टिमाइजेशन नहीं कर सकती, उसके अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर सारी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होती है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती। और मैं बड़े फख्र से कहता हूं आज कि पख्तूनख्वा के अंदर हमने एक्ट पास किया है जो कि बाय लॉ कोई पुलिस के अंदर इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल ट्रांसफर, पोस्टिंग कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस पुलिस को एक ऑटोनमस अदारा बनाया है जो किताब के मुताबिक चलता है। ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है, इसकी बेस पे डेमोक्रेसी चलती है। मैं ये इसलिए सारी अपनी बात शुरू की कि ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। हम कहते हैं जी इलेक्शन करवा दिया, डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी बजाय आगे आने के, डेमोक्रेसी आज पाकिस्तान में तेजी से नीचे जा रही है। डेमोक्रेसी पे लोगों को कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। जो मैं अभी पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं कि ये भी एक इदारा है। पार्लियामेंट इदारा इस तरह काम करता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक होती है गवर्नमेंट जिसका काम होता है कानून साजी, जो एग्जीक्यूटिव होता है जो मुल्क चलाती है, और एक होती है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम होता ही सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर चेक और बैलेंस हो। हमारा ये काम है कि जब भी गवर्नमेंट कोई कानून तोड़ती है तो हमारा काम है उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करना। हमारा काम यह है कि जब पब्लिक पैसे का गलत इस्तेमाल होता है तो सारी दुनिया के अंदर ऑपोजिशन शोर मचाती है। और इसीलिए जब पैनामा का इशू आया तो आपने देखा कि जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज थी उसका क्या रिस्पॉन्स था। आपने देखा कि बर्तानिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम आया, तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसने आके पार्लियामेंट के अंदर अपनी सफाई पेश की। उसने कोई इस तरह की कोशिश, ना उसकी पार्टी ने उसको डिफेंड किया, ना कंजर्वेटिव पार्टी ने कोशिश की उसकी सफाई पेश करने की, ना उन्होंने किसी को टीओआर बनाने की जरूरत पड़ी। उसने खुद आके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं चली जब तक डेविड कैमरॉन ने आके अपनी सारी सफाई, अपने टैक्स रिटर्न्स, अपने एसेट्स पार्लियामेंट के सामने डिस्क्लोज नहीं किए, फिर आगे बढ़ी। ये पार्लियामेंट का रोल होता है। और अगर आइसलैंड के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जब जवाब दे दिया तो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। हमारा यहां हम जब पुरअमन एहतजाज करते कहते जी गैर जमहूरी है, ये जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, ये फौज को बुला रहे हैं। तो आइसलैंड के लोग भी तो सड़कों पे निकले थे, वहां कौन सी डेमोक्रेसी डिरेल हुई है? प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि वो जवाब नहीं दे सका उसको रिजाइन करना पड़ा, उसको किसी ने नहीं डिफेंड किया। डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हुई, नया प्राइम मिनिस्टर बन गया, आगे चली गई, मजबूत हो गई और उनकी डेमोक्रेसी। और उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वही एलिगेशन थी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे थी। उसकी बीवी के पैनामा में कंपनीज थी, यहां बेटी की पैनामा में कंपनीज का इंकशाफ हुआ। डायरेक्टली तो वो भी नहीं था जिम्मेदार, लेकिन उसको जवाब देना पड़ा। अब हम ऑपोजिशन ने जवाब मांगा, टीओआर्स बनाए, सारी ऑपोजिशन इसमें शामिल थी। मैं तो अकेला तहरीक इंसाफ तो शामिल नहीं थी, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है सब ने, मैं तो वहां बैठा भी नहीं था, इन्होंने सब ने मिलकर टीओआर्स बनाए। टीओआर्स का जब बने तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस, अच्छा उससे पहले गवर्नमेंट ने अपने कोई सुप्रीम कोर्ट को एक कमीशन का कहा कि जिन टीओआर्स के मुताबिक वो कमीशन बनेगी, चीफ जस्टिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चीफ जस्टिस के जो रिजेक्शन थी उसने कहा कि ये तो सदियों तक, सालों तक ये इतना ज्यादा ब्रॉडन कर दिया आपने टीओआर्स के जो शिके हैं कि ये तो हो ही नहीं सकेगा इसका इंतसाब सालों में। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ऑपोजिशन ने बनाई टीओआर्स, सारी ऑपोजिशन इसके अंदर थी। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया कि जनाब ये तो सिर्फ नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, और फिर ये कहा गया कि ये तो नवाज शरीफ को ट्रैप करने के लिए है।
मैं पहले ये बताऊं कि यही नवाज शरीफ पे खड़े होकर सबके सामने कहा कि मैं अपने आप को तैयार हूं, मेरा एहतसाब शुरू करो। उन्होंने खुद ऑफर किया, लेकिन जब वो टीओ आर तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़े टीओ आवाज ठीक नहीं है। मैंने अपने आप को ऑफर किया, मेरा तो नाम पैनमा पे लीक्स में नहीं था, लेकिन मैंने ऑफर किया क्योंकि मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे थे कंपनी के। मैंने अपने आप को ऑफर किया, मैंने कहा मेरा मियां साहब का इकट्ठा कर दे। उसके बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद आगे बढ़ी, रेफरेंसेस की बात हुई, बिल पेश किया जिसके अंदर एतजाज आसिफ ने हमने पूरी तरह सपोर्ट किया उसको सेनेट के अंदर। अब मैं ये सवाल ये पूछता हूं कि मैं अब ये स्पीकर के सामने हम सिर्फ तब मजबूर हुए जब पार्लियामेंट ने जो अपना काम था, जो जवाब दे था प्राइम मिनिस्टर, जब जवाब नहीं दिया तो उसके बाद स्पीकर के सामने हमने रेफरेंस का फैसला किया। उससे पहले मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर कर दी। अब मैं स्पीकर साहब से ये जो पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप तो हैं नहीं, एयाज सादिक को आज होना चाहिए था, मैं काश में होते, क्योंकि मैं उनसे सवाल करना चाहता था बड़े अदब से कि मेरी उन्होंने रेफरेंस आगे भेज दी। मेरा सवाल उनसे ये है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो 2013 से मेरी डिस्क्लोज नहीं थी? यानी अगर कोई भी ऐसी चीजें थी जो मेरे खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए था, वो 2013 में मेरे पेपर्स को चैलेंज करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन में। या तो 2013 के बाद कोई नए इंकशाफात होते तो तब वो मेरे से पूछते कि जनाब ये नए इंकशाफात हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर रेफरेंस है। मेरी तो सारी चीजें डिस्क्लोज थी। ये कहा गया कि जनाब इमरान खान की कंपनी थी नियाजी सर्विसेज, वो डिस्क्लोज नहीं थी। मेरे सामने स्पीकर साहब, मैं खास तौर पे इलेक्शन कमीशन में या तो 2013 स्पीकर हासिल करें एक वाइट, आप सारे गूगल कर सकते हैं, 4 दिसंबर 2011 और फिर उसके बाद 3 अगस्त 2012 मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सारे असासे मीडिया के सामने डिक्लेयर किए। इन्होंने कहा कि जनाब एकदम इंकशाफ हो गया इमरान खान की कंपनी नियाजी सर्विसेज। पहले तो नियाजी सर्विसेज की अहमियत तो ये थी कि उसने एक लंदन में फ्लैट लिया।